हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 19 के बारे में, जो कि आता है आपका फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। तो देखिए, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ये आर्टिकल जो आते हैं, तो ये भी आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है ना। तो इसके अंदर आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 22, ठीक है। और एक डिवीज़न आता है आर्टिकल 21 का ए पार्ट, है ना। तो ये सारे आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम के अंदर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो राइट्स है, ये देखिए यहाँ पर कितने लिस्टेड है हमारे पास। एक जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ये इसको जो डिवाइड किया गया है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? ये देखिए 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। और इन सभी आर्टिकल्स को, इन 6 आर्टिकल्स को अगर जो हम कॉम्बिनेशन में बात करें तो ये कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के बारे में, राइट्स का बारे में कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं राइट्स को आप डेमोक्रेटिक राइट्स भी, डेमोक्रेटिक राइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इन सभी राइट्स को कि आपके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं ये सारे राइट्स, और इन्हें आप प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के अंतर्गत ये 6 आर्टिकल्स आते हैं आपके, ठीक है। 6 पॉइंट्स आते हैं बेसिकली आर्टिकल नंबर 19 के। तो चलिए हम वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। कि आपको बोलने की आज़ादी है और आपको अपने जो भाव है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप कहीं भी किसी के सामने भी रख सकते हैं किसी भी बात पर, ठीक है। तो ये स्पीच और एक्सप्रेशन की बात इसमें करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे अभी आगे। और उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो कहता है राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म, कि आपको ये अधिकार देता है आर्टिकल 19 कि आप कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। असेंबल मतलब एक जगह जमा हो सकते हैं बिना किसी हथियार के, ठीक है। और फिर आप कोई बात, अपनी स्पीच देना चाहते हैं या कोई बात आप कहना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि थर्ड पॉइंट आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो जो आप तो आपका को अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 19 के तहत कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये कल्चर जो है आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आपने देखा होगा कि कई सारी सोसाइटीज़ होती हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनको एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम दे दिया जाता है, वो ग्रुप हो जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का आपको अधिकार मिला हुआ है संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर इसी के फोर्थ पार्ट की। तो ये क्या कहता है कि आपको आज़ादी है कि फ्रीली आप मूव कर सकते हैं पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में। देखिए, ये आपका भारत है, रफली स्केच बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपका कंट्री है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपका अंडमान आइलैंड्स हैं, इधर आपका इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान आइलैंड्स निकोबार द्वीप समूह है जो, ठीक है। देखिए, ये आपका आर्टिकल जो पॉइंट 4 है आपका, ये कहता है कि आप पूरे भारत की टेरिटरी में जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इधर राजस्थान से लेकर आपका उड़ीसा, पूरे देश में कहीं भी जाके फ्रीली मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। इस पॉइंट से जम्मू कश्मीर से आप केरल भी जा सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, उसके आपको पूरा अधिकार दिया गया है, ठीक है। फिर बात करता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, कहीं भी जाकर, मतलब आप दिल्ली से उठकर आप गुजरात में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, ठीक है। अब दिल्ली से उठकर यूपी जा सकते हैं, दिल्ली से एमपी आकर या एमपी से दिल्ली जाकर आप रह सकते हैं, बस सकते हैं किसी भी पार्ट में। अब यहाँ से अंडमान भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी रह सकते हैं, यहाँ से इधर केरल भी जा सकते हैं, कहीं भी आप जाकर रह सकते हैं और अपना सेटलमेंट वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो 6 पॉइंट है वो कहता है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस।
देखिए अब आप कहीं भी, मान लीजिए आप गुजरात से आप दिल्ली आए, है ना, दिल्ली में आप रहकर कोई भी व्यापार, कोई भी काम, कोई भी धंधा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है ना, अपने सर्वाइवल के लिए आप कोई भी बिजनेस, कोई भी वर्क, कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब कहीं भी जाकर कर सकते हैं पूरे भारत में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपका अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और आर्टिकल था, इस आर्टिकल के अंदर एक और पॉइंट था, राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या था कि पहले एक राइट था कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो आपका आर्टिकल था, है ना, जिसे रिमूव कर दिया गया बाद में, फिर इसको लीगल राइट बना दिया गया। तो उसी के तहत कि आपका अधिकार था कि आप जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसको आप होल्ड कर सकते हैं कहीं भी, है ना। तो इसको जो है डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ, ठीक है। और जो 44th अमेंडमेंट है, इसे कहा जाता है आपका, देखिए जो गलतियां, जो मिस्टेक्स बेसिकली 42nd अमेंडमेंट में रह गई, बच हुई, है ना, क्योंकि देखो इसे क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में, या सॉरी इस अमेंडमेंट में जो जो मिस्टेक्स हुई या रह गई, कंप्लीट नहीं हो पाई, उनको रेक्टिफाई किया गया 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है कि भाई राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी और होल्ड, इनको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। ये भी 7th पॉइंट में था, ठीक है, इसको हटा दिया गया, ठीक। अब देखिए ये सारे क्या है, राइट्स आपको दिए गए, ठीक, इन पॉइंट्स में, जिसके तहत आप अपने राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आते हैं आर्टिकल 19 में। बट इन सारे राइट्स के साथ क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई, ठीक है, कि रिस्ट्रिक्शंस की इन सेंस कि जिससे आपका इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी कंट्री की डैमेज ना हो, है ना। तो हम अब देखते हैं इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में थोड़ा सा। देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है, देखिए राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, मतलब आपको अधिकार है कि आप अपनी बात कह सके, है ना, और साथ ही साथ आप दूसरे के व्यूज़ को भी सुने, और वो भी अपने बात कह सकता है। मत मान लीजिए कोई पॉइंट है ना, किसी बात पर, सपोज जो आज की डेट में केस चल रहा है ना, एनसीबी ड्रग्स का केस जो चल रहा है, उस इस केस पे आप भी अपने विचार, कोई व्यक्ति है ए व्यक्ति भी अपना विचार व्यक्त कर सकता है, और इसी पॉइंट पर बी व्यक्ति भी विचार व्यक्त कर सकता है, सी भी विचार व्यक्त कर, हो सकता है कि सबके विचार एक जैसे हो, और ये भी संभव है कि इन सभी के विचार अलग अलग हो इस केस को लेके, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मिलता है। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलता है, जिसमें प्रेस जो आपका मीडिया है, प्रिंट मीडिया या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको आज़ादी मिलती है कि वो किसी भी टॉपिक पर, पॉइंट पर अपने विचार रख सकता है जनता के सामने, ठीक है। फिर आपको इसी में मिलता है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का भी अधिकार। देखिए आपको कोई भी प्रोडक्ट है, उसको क्या है, आप एडवर्टाइज करेंगे तभी तो वो बिकेगा। जब तक लोगों को पता नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में, किसी आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तब तक उसकी सेल कैसे बढ़ेगी, है ना। तो कमर्शियली आपका एडवर्टाइजमेंट करने का भी अधिकार आपको इसी में मिलता है। फिर देखिए टैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन को क्या कर दिया गया है, राइट अगेंस्ट किया गया है। मतलब आपकी जो बात हो रही है, मान लीजिए आप ए पर्सन है, आप बी से बात कर रहे हैं, तो आपके फ़ोन कन्वर्सेशन को, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिना प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट या हायर अथॉरिटी के, है ना। और ये करता है तो वो क्या है, आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका उल्लंघन करता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज द गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट, सरकार का कोई मोनोपोली नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपका, है ना, तो उस पर मोनोपोली नहीं है गवर्नमेंट की कि सरकारी संस्थाएं ही होंगी, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, कोई भी। जैसे आज की डेट में क्या है, यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे चलते हैं आपके, है ना, जिसमें यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स भी काफ़ी चलते हैं, है ना। और आपके जो प्राइवेट चैनल्स हैं, जैसे आपका आज तक हो गया, जी न्यूज़ है, एबीपी न्यूज़ है, टाइम्स नाउ, ये सब क्या है, प्राइवेट चैनल। और आपका जो गवर्नमेंट मीडिया है वो क्या है आपका, दूरदर्शन, है ना।
चलिए फिर हम देखते हैं इसमें, फिर ये कहता है कि राइट अगेंस्ट बंडल कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका भी आपको राइट दिया हुआ है। ठीक है, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी आपको जानने का अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आप किसी चीज़ का विरोध करना चाहते हैं, है ना, तो आप साइलेंटली आप चुपचाप कहीं पर जाके विरोध कर सकते हैं बिना कोई बात किए, है ना। ये भी क्या है, आपका एक तरीके का विरोध करने का या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका है ना। फिर है राइट अगेंस्ट इम्पोज ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर। भाई अगर जो कोई भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं न्यूज़पेपर्स को लेकर, तो उसके खिलाफ आप याचिका डाल सकते हैं। ठीक है, जो न्यूज़पेपर में आ रही हैं। फिर देखिए, राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप डेमोन्स्ट्रेशन तो कर सकते हैं, ठीक है, विरोध कर सकते हैं, बट आप स्ट्राइक करने का अधिकार आपको इसमें नहीं दिया गया है कि आप स्पीच और एक्सप्रेशन कहता है तब पता लगे आप कहीं स्ट्राइक करने लग गए। ये कहता है कि भाई हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक करने का अधिकार जो है वो इंडस्ट्रियल लॉ में इसके बारे में दिया गया है। इंडस्ट्रियल लॉ हम आगे फ्यूचर में देखेंगे कि क्या होता है उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी आपके राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए ये सब तो आपको अधिकार दिए गए, है ना, पर साथ में क्या है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, कौन लगाएगा, आपकी पार्लियामेंट लगाएगी, है ना, गवर्नमेंट लगाएगी, एजेंसीज लगाएंगी। क्यों लगाएंगी, ताकि जो सोवर्निटी है, इंटीग्रिटी है कंट्री की, सिक्योरिटी है ना, उसको कोई हार्म ना हो सके। ठीक है, और फ्रेंडली रिलेशन रहे किसके साथ, फ्रेंडली रिलेशन आपका बना रहे आपके नेबरिंग कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ आपको फ्रेंडली रिलेशन बना रहे। ठीक है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन रहे। ठीक है, और मोरालिटी, नैतिकता बनी रहे सभी के बीच में। तो इसलिए क्या है, एक्सप्रेशन अधिकारों के साथ क्या है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई कि भाई देखो इन सब में क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, भाई प्रेस जो है वो हर चीज़ आपको नहीं दिखा सकती, हर चीज़ इन द सेंस की मतलब आपको दिखाएंगी हर चीज़ें, बट जो नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिससे देश की अखंडता को खतरा है, वो चीज़ें प्रेस रिलीज नहीं कर सकती, है ना। तो ये सब था आपका राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत। चलिए फिर हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट था हमारा फ्रीडम ऑफ असेंबली, है ना, कि कहीं भी हम असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म, हथियार नहीं होने चाहिए, है ना, असेंबली का अधिकार आपको दिया गया है। और जो ये राइट है, ये जो असेंबली का अधिकार है, असेंबली को तो मिले आपको, मगर स्ट्राइक करने का अधिकार इसमें नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, स्ट्राइक आपका कहाँ बात करेंगे, इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर। ठीक, और स्टेट जो है आपका क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है किस पर, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग ट्रैफिक पर, है ना। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह आप गैदरिंग असेंबली कर रहे हैं जहाँ पर क्या है, छोटी गलियाँ हैं, कम स्पेस है ना, वहाँ पर क्या है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बाधित हो जाता है। तो ऐसी जगह पर ना करें, इसके लिए स्टेट जो है, स्टेट मतलब जो राज्य है या केंद्र है, वो क्या है आपका रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि आपके इस अधिकार को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ना, होल्ड नहीं, खत्म नहीं किया, मतलब रोका है, बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है, आपने ये अक्सर वर्ड सुना होगा, अंडर सेक्शन 144, है ना, सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973 में आया था। इसमें जो मजिस्ट्रेट है आपका, जो एरिया का मजिस्ट्रेट है, डीएम है जो बेसिकली, वो क्या है, कुछ रेस्ट्रेंट्स लगाता है कि असेंबली पर, है ना, ताकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका सेक्शन 141 है, इसके तहत कि आप क्या कह सकते हैं, 5 लोगों से ज़्यादा आप असेंबल नहीं हो सकते एक जगह पे। ठीक है, ये तब लगाया जाता है जब वहाँ के जो प्रशासन है उनको लगता है कि अगर जो गैदरिंग ज़्यादा हुई तो उससे क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के खतरे हैं, है ना। ठीक है, और इस तरीके के केसेस में जो हेल्थ सेफ्टी है, मान लीजिए पेंडेमिक केस है, पेंडेमिक चल रहा था अभी, है ना, पेंडेमिक 19 कोविड-19 आपका चल रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप ज़्यादा एक जगह जमा नहीं हो सकते, आप असेंबलीज नहीं कर सकते। क्यों,
अगर जो करते हैं तो उससे क्या होता है, फिर आपका जो हेल्थ इश्यूज है वो बढ़ जाते हैं, है ना। जो कोरोना वायरस है आपका, वो स्प्रेड होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है आपकी असेंबली पर, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप क्या एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, हमने बात की थी, ठीक है। अब ये क्या है, कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं आप, जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, कंपनीज है, पार्टनरशिप फॉर्म्स है, सोसाइटी, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं जिसमें आप ग्रुपिंग करते हैं, है ना। तो इसका अधिकार आपको मिला हुआ है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। और इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, कुछ लॉज हैं, नियम है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी अब 2 लोग हैं तो पॉलिटिकल पार्टी बन गई, है ना। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और इसमें भी एसोसिएशन में भी ये नहीं कहा गया कि राइट टू स्ट्राइक जो है वो कंट्रोल किया जाएगा इंडस्ट्रियल लॉ के द्वारा, ना कि आर्टिकल नंबर 19 के द्वारा, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना, कि भाई एवरी सिटीजन, जो हर प्रत्येक नागरिक है भारत का, ठीक है, वो भारत की टेरिटरी में कहीं भी जा सकता है, हमने देखा है ना, ताकि उससे क्या नेशनल फीलिंग आए, ठीक है, ना कि क्षेत्रवाद को कोई बढ़ावा मिले, ठीक है। नेशनल भाई इंटीग्रिटी की फीलिंग आए कि हम सब एक हैं, चाहे आप गुजराती हो या मराठी हो, आप कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं ना, जैसे मूवमेंट के लिए आप फ्री हैं, तो उससे आपको इंटीग्रिटी और नेशनलिटी की फीलिंग आएगी, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन भी इसमें लगाई गई पब्लिक इंटरेस्ट को लेते हुए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्टेड शेड्यूल ट्राइब्स को, ठीक है। देखिए आप सब जगह तो जा सकते हैं, बट कुछ एरियाज जो है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, जनजातीय जो प्रजातियां हैं ना, जो आपकी झारखंड में या एमपी में, है ना, जो या फिर उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं ना, जो ट्राइब्स बेसिकली आदिवासी लोग, उन जगहों पे जाने की थोड़ी सी मनाही है। आप पर विद वायर परमिशन के साथ आप जा सकते हैं, बट जनरली आप मूव नहीं कर सकते उन एरियाज़ में, क्योंकि देखिए वो इसलिए किया गया ताकि जो उन लोगों का जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है ना, वहाँ का जो रहन सहन है वो सब डिफरेंट है बाकी एरिया से। और वो और ये लोग जो ट्राइब्स एरिया के लोग हैं वो चाहते हैं कि इन हमारा उनका जो पर्टिकुलर कल्चर है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, है ना। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जा सकते, बट विद द परमिशन मूव किया जा सकता है उन जगहों पर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात करी, कब, पब्लिक हेल्थ और इंटरेस्ट के बारे में और मोरल्स के बारे में लेकर। देखिए पब्लिक हेल्थ क्या क्या होगी, जैसे आपका कोविड पेंडेमिक है, कोविड-19 वाला जो केस चल रहा है अभी, है ना, तो इसमें क्या है भाई, अगर जो कोविड-19 पेशेंट है, ठीक है, या देखिए ऐसा केस आपका बॉम्बे हाई कोर्ट में आया था कि कोई व्यक्ति जिसको एड्स की बीमारी है ना, वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता फ्रीली, ठीक है। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि भाई वो पहले अपना ट्रीटमेंट कराएगा फिर आप मूव करिए आगे, है ना। तो वही इसी केस में बाकी हेल्थ डिजीज में अगर जो कोई बीमारी फैली हुई है, तो उस केस में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके मूवमेंट पे या ट्रैवलिंग पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, ताकि वो जो बीमारी है, महामारी, वो स्प्रेड ना हो चारों तरफ, ठीक है। तो ये है आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं मूवमेंट के बाद सेटलमेंट की, रिसाइडेंट सेटलमेंट, आप कहीं भी जाके कहीं भी रह सकते हैं, है ना, ये चीज़ हमने देख ली। इसका मतलब कहीं भी आप रहे पूरे भारत के पूरे देश में, ठीक है। रिसाइड रहना, रिसाइड मतलब रहना, कैसे रहना, टेम्परेरी रहना, मतलब किसी का घर जो परमानेंट हाउस है, वो सपोज उत्तर प्रदेश में है, वर्क काम करने के लिए वो दिल्ली जाता है, तो वो क्या है, वहाँ पर रिसाइड कर रहा है, टेम्परेरी रह रहा है, परमानेंट नहीं रह रहा है। जब उसकी जॉब नहीं होगी या जॉब छोड़ देगा या रिटायर हो जाएगा, तो वापस वो यहाँ पर आ सकता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और दूसरा क्या है, राइट टू सेटल, सेटल सेटल मतलब परमानेंटली रहना, मतलब यूपी से जब उसने जॉब करना यहाँ चालू किया, फिर वो यहाँ पर घर वगैरह लेकर अपना परमानेंटली सेटल हो गया, यहाँ से उसने एक तरीके से नाता तोड़ लिया, है ना, तो वो क्या हो गया, परमानेंटली सेटल हो गया दूसरे पार्ट में जाके, ठीक है। तो इसका भी आपको अधिकार दिया गया है, बट इसमें भी सम रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी, मतलब मान लीजिए आपको हिल स्टेशन बड़े पसंद है, ठीक है, तो आप कहीं भी पहाड़ों में जाके रहना चालू कर देंगे, है ना, इस तरीके की चीज़ें नहीं है ना, कि आप ट्राइबल एरियाज में जो है जाके रहना बसना चालू कर देंगे, लैंड खरीद लेंगे, आप रहना चालू कर देंगे। तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं और प्रोटेक्ट किया गया है उनके इंटरेस्ट को, किसके इंटरेस्ट को, जो शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज हैं उनके इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है इस में, ठीक है। कि देखिए राइट ऑफ आउटसाइडर टू रिसाइड और सेटल इन ट्राइबल एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है,
to protect the culture, language, custom and manners of scheduled tribes and safeguard their tradition, vacation and protect against exploitation. ठीक है। तो देखिए अभी इसमें क्या होता है, अगर जो मान लीजिए जो कोई रिच पर्सन, देखिए पहाड़ों पे या जंगलों में कोई कौन जाके रहेगा, जो जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, रिच पर्सन जनरली, ठीक है। तो जब वो जंगलों में जाएगा तो वो क्या करेगा, उन लोगों को क्या अपना गुलाम बना लेगा एक तरीके से, खुद तो राजा की तरह हो जाएगा, तो वो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें, उनका शोषण ना हो बेसिकली जो वहाँ के लोग हैं, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इसी में, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। कोई सा भी हम क्या, हमारे अधिकार दिया गया कि कोई सा भी प्रोफेशन हम चूज कर सकते हैं, कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई सा भी नौकरी या जॉब है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप कोई कहीं भी जाके कोई सा भी काम कर सकते हैं। आपको जैसे टेक्निकल कुछ काम है, वर्क है आपका टेक्निकल, तो उसके लिए क्या है, आपको कुछ टेक्निकल प्रोफेशंस की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। बीटेक है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, इस तरह का कुछ कोर्स आपने किया हो पर्टिकुलर फील्ड में, तब आप उस फील्ड का आप काम कर सकते हो, है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि आपने जैसे बीए की डिग्री आपने ली है और आप एक इंजीनियर वाला काम कर सकते हैं, या एक इंजीनियर की डिग्री ली है आपने डॉक्टर वाला काम कर सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए आपको कुछ उससे रिलेटेड पढ़ाई या कुछ ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और किसी भी टाइप का बिजनेस और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं कहीं भी जाके, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल। तो अभी तक हमने देखा आर्टिकल नंबर 19 के बारे में, हम डिस्कस कर चुके हैं उसके जो 6 पार्ट रहे हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 20 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, है ना। तो ये है बेसिकली, मान लीजिए ये उसके लिए राइट है बेसिकली, जो आपका पर्सन कन्विक्टेड है, मतलब किसी गुनाह में कोई अपराध किया है किसी ने और उसको कुछ सज़ा मिली है, उसको गिल्टी फील हुआ है, उसको गिल्टी फील मतलब उसको सज़ा मिल गई, साबित हो गया कि वो गुनहगार है पर्टिकुलर किसी केस में, ठीक है। तो उसके राइट्स के बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। जो एक्यूज्ड पर्सन है, अभियुक्त है, उसके जो खिलाफ जो है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल बात करता है, वेदर चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो या लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन का मतलब होता है कि कोई कंपनी या कॉरपोरेशन, है ना, ठीक है। तो कई बार केसेस क्या होता है, कंपनीज के खिलाफ होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लीगल पर्सन, ठीक है। ये 3 टाइप के डायरेक्शंस को देता है, ठीक। अब देखिए 3 टाइप में कैसा आता है, पहला नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक। इसके अंदर क्या है, नो पर्सन shall be convicted of any offense except for violation of law enforced at the time of commission of the act, है ना। ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर ये कह रहा है आपका कि जो आपका मान लीजिए कोई लॉ है ना, मान लीजिए लॉ आपका 2021 में बना है ना, तो कोई भी कन्विक्शन अगर जो हो रही है तो वो इस लॉ के बनने के टाइम के बाद हो सकता है। मतलब इसके तहत अगर कोई अपराध है, अपराध के लिए कोई लॉ बना 2021 में, है ना, और वो व्यक्ति पकड़ा गया 2020 में, मतलब केस चल रहा है उसके ऊपर, 20 से 21 तक चल रहा है, ठीक है। तो जब ये कमीशन हो जाएगा लॉ 21 में, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उस चीज़ से सज़ा, उस पर्टिकुलर केस से मिल सकती है सज़ा, ठीक है। फिर बात करता है सब्जेक्ट ऑफ पेनल्टी ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब बाय लॉ इन्फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि जो कमीशन या जो एक्ट था, जो संशोधन रहा है लॉ के अंदर, उसमें जो पेनल्टी दी गई है ना, वो कानून के तहत उतनी ही एट द टाइम ऑफ कमीशन, जिस टाइम वो लागू किया गया उसी हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। देखिए इसमें क्या बेसिकली बात कर रहा है कि किसी पर्सन को जो कानून है दिया हुआ है संविधान में, या जो पार्लियामेंट ने लॉज या एक्ट्स बनाए, उसके तहत जो जो उसको सज़ाएं मिल सकती हैं, जिससे होता है ना, कई बार आपने सुना होगा कि 500 रुपये का जुर्माना,
या 6 महीने की जेल, या दोनों, है ना। तो ये क्या एक तरीके का वो है आपका फॉर्मेट है कि या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये दोनों हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें एज पर लॉ उस बंदे पर लागू होती हैं, ठीक है। अब देखिए फिर आपका आता है सेकंड, नो डबल जियो पार्टी। नो डबल जियो पार्टी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मान लीजिए एक बंदे ने कोई चोरी की, है ना, थेफ्ट किया, चोरी किया, पकड़ा गया, उसको एक बंदे ने चोरी की, मतलब इन द सेंस कि मान लीजिए एक एक घर में उसने चोरी की, ठीक है, पर्टिकुलर उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में, ठीक है। तो उसको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए सिर्फ एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, जो भी मिले, 6 महीने की या साल भर की, जो भी मिले पनिशमेंट वो अलग चीज़ है, तो उसको एक बार के लिए मिलेगी। हाँ, अगर जो यही व्यक्ति एक घर में रिलीज होने के बाद कुछ टाइम के बाद वापस से करता है अगर जो चोरी, तो क्या उसको दोबारा पनिशमेंट मिलेगी। बट इस केस के लिए तो इस टाइम पे मान लीजिए इसने अप्रैल मंथ में चोरी की 1990 में, सपोज कर लीजिए, है ना। तो इस महीने में चोरी की, तो उस महीने के लिए उसको सिर्फ एक ही बार सज़ा होगी, दोबारा सज़ा नहीं होगी, ठीक है। कहने का मतलब एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। बट आपने कई बार ऐसा सुना होगा केसेस में कि जैसे कई लोगों को क्या है, कई बार सजा दे, जैसे आपके वो थे, ये सिरसा के जो एक बाबा थे, राम रहीम, है ना, राम रहीम, इन पर क्या है, कई सारे केसेस है, ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ केसेस हैं, और उन मल्टीपल केसेस में इंडिविजुअली सजा दी जा रही है, इंडिविजुअली, ठीक है, इसलिए उनके ऊपर जो है कंबाइंड सजाएं मिल रही है। बट इस पर्टिकुलर केस के लिए उनको एक सजा दे दी गई। अब उसके ऊपर उस केस के लिए पर्टिकुलर इनको दूसरी सजा नहीं मिल सकती, और जो ये केस सेकंड केस होगा तो सेकंड केस के लिए अगली सजा उनको दी जाएगी, ठीक है। तो ये केस होता है, ठीक। फिर है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है, कि वो किसी को भी अपने अगेंस्ट विटनेस के लिए नहीं फोर्स कर सकता, ठीक है, कौन, जो एक्यूज है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इस वाले जो पार्टिकल आर्टिकल नंबर 20 है, इसमें बात करता है जो कन्विक्शन है ऑफेंस, जिससे किसी ने क्राइम किया है और वो गिल्टी फील हुआ या साबित हुआ है या साबित हो जाएगा, होने वाला है, तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन है उसकी बात आर्टिकल नंबर 20 में की गई है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल के बारे में, जो कि है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 क्या बात करता है, कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें नो पर्सन शेल बी डिप्राइव फ्रॉम लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए ये स्टेटमेंट जो है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब ये कि जो कानून कहता है उसकी अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर जो नियम बनाया गया है या संविधान में जो चीज़ें दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा है बेसिकली, है ना। देखिए किसी भी व्यक्ति को लाइफ जीने के अधिकार, ठीक है, और उसकी पर्सनल लिबर्टी, मतलब निजी जो होता है ना, पर्सनल लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, है ना, पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, चाहे वो आपका सिटीजन हो या नॉन सिटीजन, चाहे इंडियन हो या आपका एनआरआई हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें कुछ राइट्स के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और देखिए जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना आपकी इमरजेंसी, ठीक है, तो आपकी बहुत सारे राइट्स आपके क्या है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। आपका ये वाला जो राइट है आर्टिकल नंबर 21 वाला, ये सस्पेंड नहीं होता, ये आपका कंटिन्यू रहता है। कोई जीने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो बंदा जिएगा कैसे, है ना। तो ये आपका लाइफ का जो राइट टू पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट जो है आपका कंटिन्यू रहता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला दिया है क्या, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। इंसान अपनी स्वेच्छा से, अपनी आत्मसम्मान से जी सकता है, ठीक है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, भाई जो साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में, जहाँ पर पॉल्यूशन ना हो, एयर वाटर लैंड सब जगह, तो ऐसी जगह रह सकता है। प्रोटेक्शन मिला है, मतलब उसको हजार्डियस इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे रहना नहीं चाहता, तो उसको अधिकार है कि वहाँ ना रहे वो अपना,
एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह सकता है। जीवन यापन क्या उसको अधिकार मिला हुआ है, प्राइवेसी का अधिकार है, रहने का शेल्टर का अधिकार मिला हुआ है, हेल्थ का अधिकार आपको मिला हुआ है आर्टिकल नंबर 21 के तहत। फिर हम बात करते हैं इसी में राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 21 ईयर ऑफ चाइल्ड, है ना, जो 11-14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन की बात भी इसी में दी गई है। फ्री लीगल एड, आपने अगर जो कोई अपराध किया और आपके पास पैसे नहीं हैं वकील हायर करने के लिए, तो सरकार आपको एक वकील मुहैया कराएगी, प्रोवाइड कराएगी, ताकि आप अपना केस लड़ सकें। और राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, स्पीडी ट्रायल, जल्दी आपका ट्रायल होता रहे, है ना, जो केसेस लंबे चलते हैं जल्दी ट्रायल होते रहे, इसके लिए भी आपके पास राइट है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, डिले एग्जीक्यूशन, ट्रैवल अब्रॉड, बाहर जाने के लिए भी अधिकार है आपके पास। अगेंस्ट आपके पास क्या है, बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आपका अधिकार है कि आप बंधुआ मजदूरी ना करें, आपकी मर्जी, आप करना चाहें काम करें, ना करना चाहें तो ना करें, ठीक है। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, जब आपको मान लीजिए किसी केस में कई बार क्या होता है ना कि कुछ टाइम के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, तो उसमें आपको हराश, आपको मारा पीटा नहीं जाएगा, ठीक है, ये आपका अधिकार है कि आप पर हाथ नहीं उठाया जाएगा कस्टडी के दौरान, ठीक है। और इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं आपको मिलें, इसका भी आपको अधिकार है। राइट टाइमली ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें आपका टाइमली ट्रीटमेंट हो, इसका भी आपको अधिकार दिया गया है, ठीक है। और फिर इसी में और क्या है, राइट नॉट टू ड्राइव आउट ऑफ द स्टेट, ठीक है। फिर फेयर ट्रायल के लिए आपका अधिकार दिया है। राइट ऑफ प्रिजन, राइट ऑफ प्रिजन टू हैव अ नेसेसिटी इन द लाइफ, ठीक। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड डिसेंटली एंड डिग्निटी, औरतों को जो है, लेडीज़ को बेसिकली, इनके लिए उनको क्या है, एक सम्मान की दृष्टि से रहने और जीने का अधिकार दिया गया है। और राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, मतलब जैसे क्या होता है ना सीरिया वगैरह में क्या होता है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, जो कट्टर मुस्लिम कंट्रीज है बेसिकली, या बहुत पहले क्या होता था, जो पब्लिक प्लेसेस है चौराहे पर फांसी पे लटका दिया गया, इसके विरुद्ध आपका पास अधिकार है, ठीक है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आरटीआई हम कहते हैं ना, आरटीआई लगाई दी, हमने किसी चीज़ पर आरटीआई लगाई तो हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली, ये भी आपको कहाँ है, आर्टिकल नंबर 21 के तहत ही आपको मिलता है। राइट टू रेपुटेशन, जो आपका इज्जत है उसका अधिकार है आपको। अपील ऑफ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, मतलब आपको कोई सज़ा मिली लोअर कोर्ट में आपको कोई सज़ा मिली, तो आप उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में और फिर प्रेसिडेंट के पास अपनी जो पिटिशन्स हैं उनको भेज सकते हैं, ठीक है। राइट टू फैमिली पेंशन, ठीक है, आपको पेंशन लेने का भी अधिकार है अगर जो आप 60 साल के ऊपर हो जाते हैं। फिर देखिए इसमें क्या है और दिया हुआ है कुछ, राइट टू सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का आपको राइट है। बार फेडरल का है। राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का है। राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है आपको। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन, जो नॉइस पॉल्यूशन है उससे आज़ादी का आपको अधिकार है। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। राइट टू अपॉर्चुनिटी, इक्वल आपको अपॉर्चुनिटी मिले हर चीज़ के। तो ये सब क्या है, आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब जो आपका मेन पार्ट था ना ये राइट टू सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ था, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंतर्गत ही क्या ये सारे बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। इस तरीके के आपको क्या है, कई बार इनको एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछता है एग्जाम में कि जो आपका स्लीपिंग का राइट है या आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का राइट है, ये किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये सारे राइट्स आपके कवर होते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 21 आर्टिकल जो था हमारा, उसी के अंतर्गत एक और डिवीज़न है आर्टिकल 21A, ये है राइट टू एजुकेशन का, ठीक है। इसमें स्टेट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल बॉडीज़ हैं जो भी हैं, वो क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस एज 6 to 14, 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, जिसे एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये राज्य या केंद्र का या जो सरकार है, संस्थाएं हैं, उनका ये जिम्मा है, जिम्मेदारी है उनका, ठीक है, कि आपको फ्री एजुकेशन मिले, ठीक है। अब देखिए ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, वो आपका फंडामेंटल राइट है। हायर एजुकेशन नहीं, मतलब आपको मान लीजिए बीटेक करना है या एमटेक करना, वो सॉरी एमबीबीएस करना है, ठीक है, या आपको बीकॉम करना है, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं आपको करना है हायर एजुकेशन, तो उसके लिए ये राइट नहीं बात करता, ये सिर्फ आपको
अप टू 14 ईयर्स। 14 ईयर्स मतलब हो गया मोस्टली आप ये कह लीजिए कि आपका 8th क्लास तक, 8th क्लास की स्टडी तक की ये मोटा मोटा बात करता है कि यहाँ तक आपको रहेगा। ठीक है, और एजुकेशन में एक अमेंडमेंट हुआ, 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, जिसको जब ये ऐड किया गया 2002 में। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 22 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो हमें क्या बचाओ, किससे बचाओ? जो है अरेस्ट और डिटेंशन से। ठीक है, उसके बारे में आपको बात करेगा ये। तो इसमें दो टर्म आते हैं, पुनिटिव और प्रिवेंटिव। ठीक है, ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर जो पुनिटिव टर्म है, ये टर्म पुनिटिव का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन को आपने अरेस्ट किया, उसका कोर्ट में क्या चला, ट्रायल चला, कोर्ट में उसकी हियरिंग वगैरह सब चली। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसको गिल्टी फील किया गया, मतलब गिल्टी फील इन द सेंस कि उसको सज़ा सुनाई गई कि भाई ये अपराधी है पर्टिकुलर व्यक्ति। उसके बाद क्या है, उसको डिटेन कर दिया गया, भाई अपराधी है ये साबित हो गया। तो उसके बाद इस व्यक्ति को बाहर तो नहीं छोड़ा गया, इसको क्या है प्रिजन में, जेल में भेज दिया जाता है, प्रिजन में। ठीक है, जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जेल में जब भेज दिया जाएगा तो उस पर्टिकुलर को क्या होता है, डिटेंशन कहते हैं, डिटेन कर दिया गया, इसको सोसाइटी से अलग कर दिया गया। ठीक है, उसको कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये बेसिकली क्या है, डिटेंशन है ना, डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सपोज ए व्यक्ति है, वो किसी एरिया में कुछ गड़बड़ कर सकता है, ऐसा संभावना लग रही है प्रशासन को। तो प्रशासन क्या करता है, इस ए व्यक्ति को यहाँ जाने से रोकने के लिए, या अगर जो गया भी है तो उससे पहले जाने के बाद इसको क्या अरेस्ट कर लेते हैं, और इसको पर्टिकुलर किसी गेस्ट हाउस में या पर्टिकुलर किसी सेल में या जगह प्लेस पे रखा जाता है ताकि गड़बड़ ना फैल पाए, है ना। जैसे कई बार आपने सुना होगा हाउस अरेस्ट कर लिया किसी को, जनरली पॉलिटिशियंस के साथ किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट, है ना। तो हाउस अरेस्ट क्या हो गया, भाई घर में बंदी कर दिया गया, भाई घर से बाहर आप नहीं जा सकते। ठीक है, घर से बाहर नहीं जाएंगे तो आप क्या है, कोई भी मिस हैपनिंग सोसाइटी में नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 22 जो है आपका, अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। प्रिवेंटिव मतलब पहले ही, कोई भी गुनाह होने से पहले ही आपने किसी को अरेस्ट कर लिया और उसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया सोसाइटी से। ठीक है, वो आपका प्रिवेंटिव हो गया। पुनिटिव हो गया कि आप गुनाह हुआ है, उसके बाद आपने उसको अरेस्ट किया, फिर उस पर केस ट्रायल किए, और फिर वो गिल्टी फील हुआ, उसके बाद फिर उसे गिल्टी मतलब सज़ा मिल गई उसको, कि ये साबित हो गया कि वो व्यक्ति गुनहगार है। तो उसके बाद फिर आपने उसे अलग किया, ठीक है, प्रिजन में डाला। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये दो टाइप का होता है ऑर्डिनरी लॉ के लिए, और एक सेकंड पार्ट डील करता है केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए। ठीक है, अब इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। देखिए, अब देखिए ये जो आपका 22 नंबर आर्टिकल है, जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपका ये अधिकार हुआ कि आप जाने कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। देखिए बेसिकली क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है, इसमें क्या जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, भाई बताया जाता है भाई कि आपको हम इसलिए अरेस्ट करके अभी रख रहे हैं साइड में, ताकि आगे का जो माहौल है वहाँ ख़राब ना हो, है ना। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब दंगा वगैरह कहीं होता है या कोई प्रॉब्लम है ना, जैसे आपने हाथरस केस देखा होगा, या अभी लखीमपुर खीरी केस हुआ कुछ दिनों पहले, है ना, यूपी का। तो इसमें क्या है, कई पॉलिटिशियंस को क्या है अरेस्ट किया गया, है ना, आपने सुना होगा अरेस्ट किया है, वो क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया, फिर उन्हें बाद में रिलीज कर दिया गया ताकि पर्टिकुलर चीज़ों में ज़्यादा गड़बड़ ना फैले। ठीक है, और ये बताया जाता है कि क्यों आपको किया जा रहा है, ये आपका अधिकार है जानना। ठीक है, फिर है आपका ये लीगल राइट है, मतलब आपका अधिकार है कि कंसल्ट करें या डिफेंड करें बाय लीगल प्रैक्टिशनर। अगर जो आपको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो ये आपका राइट बनता है कि आप जो है एक वकील आप हायर कर सकें, जिसके तहत आप अपना केस लड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका अधिकार है, और ये आपको कहाँ मिला, आर्टिकल नंबर 22 में। ठीक, और राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर इंक्लूडिंग जर्नी ऑफ टाइम, है ना। मान लीजिए आपको आज 8 बजे सुबह अरेस्ट किया गया किसी को, ठीक है, आइदर वो प्रिवेंटिव हो या पुनिटिव हो, है ना, मतलब बेसिकली प्रिवेंटिव में ही हम बात करते हैं
किसी भी केस में आपको अरेस्ट किया है, ठीक है, तो अरेस्ट करने के बाद अगर जो 8 बजे अरेस्ट किया है तो अगले दिन सुबह 8 बजे से पहले पहले, ठीक है, अब सुबह 8 बजे तो कोर्ट खुलती नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस टाइम आपको अरेस्ट किया तो इसी दिन आपको शाम को 5 बजे से पहले पहले मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट मतलब जो जज है वहाँ का, लोकल जज, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, उसके सामने आपको प्रोड्यूस रखा जाएगा कि भाई इस बंदे को हमने इन कारणों से अरेस्ट किया है, हमें इसकी कस्टडी दी जाए, ठीक है। राइट टू रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथोराइज फर्दर डिटेंशन। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अगर जो मजिस्ट्रेट आपको, मान लीजिए आप 8 बजे अरेस्ट हुए, आपको 4 बजे मजिस्ट्रेट आपको अगर जो कस्टडी नहीं देता है, कि ये नहीं कहता है कि भाई आप इस व्यक्ति को, फला व्यक्ति को अगले 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आप रखें अपनी कस्टडी में, अगर जो ऐसा मजिस्ट्रेट नहीं कहता है तो उसे रिलीज करना, रिलीज होना ये उसका अधिकार है, ठीक है, कि उसे रिलीज किया ही जाएगा, ठीक है, ये उसका क्या है, मौलिक अधिकार। तो ये सब चीज़ें हैं, ये किसके अंदर आ रही हैं, आपके प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा, हमने क्लास में आज की आर्टिकल नंबर 19 के बारे में बात करी, जो कि आपके किसके बारे में बात कर रहा था, ये बात कर रहा था राइट टू फ्रीडम के बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में। आप ठीक है, आपको आज़ादी है किन किन चीज़ों से के लिए। आर्टिकल नंबर फिर 20 आया हमारा, तो आर्टिकल नंबर 20 किसके बारे में बात कर रहा था, आर्टिकल नंबर जो 20 है वो आपका प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा था, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है, इसके बारे में, जो किसी ने अपराध किया उसके प्रोटेक्शन के बारे में। फिर 21 नंबर आर्टिकल जो है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका पर्सनल, सॉरी, ये बात कर रहा था लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, लिबर्टी के बारे में ये बात कर रहा था। फिर हमने बात की 21 नंबर आर्टिकल 21A के बारे में, ये क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड आपका आर्टिकल है, ठीक है। फिर हमने बात की आर्टिकल नंबर 22, और आर्टिकल 22 किसके बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में, ये आर्टिकल बात करता है, ठीक है। सो आई होप सो ये सारे आर्टिकल्स आपके क्लियर हो गए होंगे सभी पॉइंट्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।